गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 थर्मोडायनेमिक्स सेकंड चल रही थी। उसमें हम पढ़ रहे थे इससे पहले वाली क्लास में एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग पढ़ा था, और उसके साथ में एंट्रोपी ऑफ आइडियल गैस पढ़ी थी और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग दोनों पढ़े थे। उसके बाद में एक न्यूमेरिकल है वो किया था। उसके बाद में आज के अपना टॉपिक रहेगा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम TLOT से लिखते हैं, जैसे तीनों दिन ऐसे लिखते हैं ZLOT, FLOT, SLOT, वैसे ही क्या है TLOT। मतलब है जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें का शून्य नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रथम नियम, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड नियम और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्ड वाले को TLOT, सॉरी F नहीं है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स TLOT। अब है क्या इसमें वो देखना है। इसमें से जीरो और फर्स्ट लो है वो आपके बीएससी सेकंड ईयर में थे, और सेकंड और थर्ड वाले वो बीएससी फाइनल में। जो अपना ये थर्ड लॉ है वो क्या बताता है, तो वो इसमें देखते हैं कि हम ये मानते हैं कि जो सॉलिड स्टेट में होते हैं ना, उनकी एंट्रोपी को हम क्या मानते हैं, सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स है वो एकदम से एक अरेंजमेंट होता है इनका, उनके बीच में स्पेस भी कम होता है और इंटर न्यूक्लियर अट्रैक्शन ज्यादा होता है। इस कारण से ये डिस्टर्बेंस नहीं पाई जाती, क्योंकि इधर उधर गति नहीं करते। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इनमें जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। कि जो परम शून्य ताप का मतलब है कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो कंप्लीटली क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय ठोस, यहाँ पे हम बोलेंगे परफेक्ट, बोले इसको परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल बोलते हैं। परफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल की एंट्रोपी का मान हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। कि परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी का मान शून्य होना भी चाहिए, क्योंकि सॉलिड स्टेट में मॉलिक्यूल्स पास पास में अरेंज होते हैं, इनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस नहीं होती है, बहुत कम होती है, और इंटरन्यूक्लियर अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है। इस कारण से ये इधर उधर गति नहीं कर पाते हैं, जहां है वहीं फिक्स रहेंगे। इस कारण से इनकी एंट्रोपी क्या मानते हैं, हम जीरो मानते हैं। तो स्टेटमेंट यही है थर्ड लॉ का कि परम शून्य ताप पर, स्टेटमेंट लिखें, एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, मतलब इसको हम बोलेंगे 0 केल्विन टेम्परेचर को क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप के नाम से जाना जाता है। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी जीरो होती है। हिंदी में इसको सुने तो क्या बोलेंगे कि परम शून्य ताप पर शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस पदार्थों की एंट्रोपी शून्य होती है। अब इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इसे प्रूव करने के लिए। देखिए उसमें रहेगा कि कोई एक सॉलिड था ए, 0 केल्विन टेम्परेचर पे था वो, और उसका प्रेशर था P। हमने क्या किया कि उसको गर्म किया, गर्म करेंगे तो सॉलिड तो लिक्विड में जाएगा, लेकिन हमको इसे लिक्विड में चेंज नहीं करना, सॉलिड में ही रखना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना Tm, मेल्टिंग पॉइंट पे तो ये मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा। अब मेल्टिंग पॉइंट से मान लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट 150 केल्विन था, तो हम इसको 140 केल्विन तक गर्म करेंगे, यानी कि इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक ही इसे गर्म करेंगे, क्योंकि तो 150 केल्विन पर ही क्या होगा, 150 केल्विन टेम्परेचर जब इसको मिलेगा तभी ये मेल्ट होगा, उससे पहले तो मेल्ट होगा नहीं। तो हमने इसको गर्म किया है, लेकिन गर्म कहाँ तक किया है, इसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे इसे हमने गर्म किया है। तो ये उसमें भी उस टेम्परेचर के बाद भी किसमें रहेगा, सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। मान लीजिए इसके मेल्टिंग पॉइंट T है, तो उससे कम टेम्परेचर है T पे इसको गर्म कीजिए। यहाँ पे बोलेंगे इसका टेम्परेचर 0 से T हो गया और प्रेशर कितना हो गया, ये वाला हो गया। आगे सुन में ये वाला करना है अपने को कि एक ठोस पदार्थ था एक, पूर्ण रूप से ये बोलते ना परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड था, उसको हमने गर्म किया। कहाँ तक गर्म करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर तक ही गर्म करना है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट पे वो लिक्विड में आ जाता है। तो अपने वो मेल्टिंग से कम वाले टेम्परेचर पे गर्म करेंगे। तो ये यहाँ भी सॉलिड में था, तो यहाँ भी क्या रहेगा, सॉलिड में।
अब ये जो चेंज जो है ना, इसमें टेम्परेचर डिफरेंट है, यहाँ पे 0 केल्विन है, यहाँ पे T केल्विन है, तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज होता है इस वाली चेंज में, इस प्रोसेस में जो एंट्रोपी चेंज होता है, तो किस प्रकार से लिखेंगे, देखो यहाँ पे हम लिखेंगे एंट्रोपी चेंज। इस इक्वेशन में कितना एंट्रोपी चेंज हुआ है, तो उसको हम लिखेंगे डेल एस एंट्रोपी चेंज है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एस टी माइनस में डेल एस जीरो, या फिर हम इसको बोले एस टी माइनस एस जीरो। एस टी का मतलब कि टी टेम्परेचर पे इस सॉलिड की कितनी एंट्रोपी है, माइनस में 0 टेम्परेचर पे, 0 केल्विन टेम्परेचर पे इसे कितनी एंट्रोपी है, उसे हम इस वाले इक्वेशन से यहाँ पे लिख दे। तो क्या आएगा, ये डेल एस इज इक्वल टू, इस कंडीशन में टी टेम्परेचर पे एंट्रोपी है और 0 केल्विन टेम्परेचर पे एंट्रोपी है, उसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। और इसकी वैल्यू अपने को पता है, पहले से पढ़ के हैं, किसकी इक्वल होगी, 0 से लेके टी टेम्परेचर पे सीपी बाई टी और dt। ये एंट्रोपी लिखने का फॉर्मूला है, पिछले पढ़ गए हम, सीपी अपॉन टी dt सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड, सिर्फ टेम्परेचर के बारे में देख रहे हैं तब यही लिखा जाएगा, प्रेशर की टर्म यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रेशर दोनों जगह सेम है, इसलिए आगे वो प्लस में करके प्रेशर है वो नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे NaRLN वाला सिर्फ ये लिखा जाएगा। ये आ गया। अपने को पता है कि फ्रॉम TLOT थर्ड लॉ से ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम से हमने पढ़ा था कि परम शून्य ताप पर परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी 0 होती है, और ए को हमने परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड माना है। अब इसकी एंट्रोपी 0 केल्विन पे क्या होगी, शून्य होगी, तो 0 केल्विन पे इसकी एंट्रोपी को तो हम एस नोट से लिख लेते हैं, तो हम बोलेंगे यहाँ पे एस नोट क्या आ गया, 0 आ गया। अब 0 आ गया ये एस नोट, तो इस इक्वेशन में इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा, डेल एस इज इक्वल टू एस टी, और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे। देखिए हम इसको किस प्रकार से लिखेंगे, फिर पहले हम इसको, इससे पहले एक स्टेप और लिख लेते हैं। इसमें क्या लिखेंगे हम, ये कर लेते हैं, ये तो है तो डेल एस के इक्वली। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों को लेते हैं, तो इन दोनों के लिए कैसे लिखा जाएगा, एस टी और माइनस में एस नोट इज इक्वल टू टी, 0 से लेकर टी टेम्परेचर पे, सीपी कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कैपेसिटी को हम सीपी से लिख रहे हैं, टी और dt। अब क्या करना है अपने को, एस नोट को उठा के इस तरह ले जाएंगे, प्लस में लिखा जाएगा, तो एस टी इज इक्वल टू एस नोट प्लस में 0 टू टी और सीपी बाई टी dt। क्वेश्चन नंबर बोले इसको हम 1 और इसको बोलते हैं 3 और ये 2। अब क्या करना है अपने को पता है, यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम TLOT से पता है कि एस नोट की वैल्यू 0 आएगी, ये 0 है तो इसकी जगह 0 रखेंगे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, सिर्फ यही 0 होगा क्योंकि ये चीज क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा एस टी इज इक्वल टू 0 से टी टेम्परेचर पे सीपी बाई टी dt। ये वाला फॉर्मूला बनेगा इसमें थर्ड लॉ के बाद में, क्योंकि एस नोट की वैल्यू, एस जीरो की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या लिखी है, 0 लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एस टी है उसको हम क्या बोलेंगे, एस टी को हम बोलेंगे इस इक्वेशन नंबर 4 में, एस टी को हम एंट्रोपी ऑफ थर्ड लॉ, ऊष्मागतिकीय तृतीय नियम की एंट्रोपी है उसको लिखेंगे एस टी से, एंट्रोपी ऑफ थर्ड लॉ, ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम की एंट्रोपी है उसे एस टी से लिखेंगे, जो कि इस प्रकार से कैलकुलेट की जाएगी। अब यदि यहाँ पे ये जो कंडीशन हम क्या ले लें, स्टैंडर्ड वाले ले, प्रेशर को हम 1 atm या 1 बार ले, तब ये जो एंट्रोपी है उसको हम लिखेंगे एस टी नोट से। इसका मतलब ये भी एंट्रोपी है थर्ड नियम की ही, लेकिन ये कौन सी एंट्रोपी, तो हम बोलेंगे ये मानक एंट्रोपी है, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ टीएल, तृतीय नियम की मानक एंट्रोपी है, उसको हम लिखेंगे एस टी नोट से। ये कब होगी, जब ये कंडीशन या ये प्रोसेस किस पे हो रही हो, स्टैंडर्ड कंडीशन में, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह और इसका एक मूल दिया गया हो, तब ये कहलाएगी स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ थर्ड लॉ, ठीक है। ये था ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अब इस वाले का यूज करते हुए अपने को एक क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन है वो कई बार एग्जाम में आया हुआ है, एक प्रकार से वो थ्योरम है, उसको प्रूव करना है। यहाँ पे थ्योरम देखिए क्या रहेगी अपनी, देखिए थ्योरम का क्वेश्चन क्या है, देखिए यदि टी टेम्परेचर से नीचे की रेंज में सीपी की वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला यही वाला यूज होगा जो लास्ट में था, एस टी इज इक्वल टू 0 से लेकर टी की लिमिट में सीपी बाई टी इंटू में dt।
क्वेश्चन लिखे हुए, क्वेश्चन क्या रहेगा इसका? क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, यदि टी ताप से नीचे की रेंज में, क्वेश्चन यदि टी टेम्परेचर से बिलो रेंज में, मतलब कि टी ताप से नीचे के ताप पर Cp इज इक्वल टू ए अप टी बाई 3, ये वाली वैल्यू है। Cp इज इक्वल टू ए इंटू टी बाई 3 पावर 3 हो। ए यहाँ पे कांस्टेंट है, वेयर यहाँ पे जो ए दिया हुआ है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। तो प्रूव करना अपने को, तो प्रूव कीजिए कि टी टेम्परेचर पे एब्सोल्यूट एंट्रोपी है, प्रूव इट, प्रूव करना है आपको। देखो टी टेम्परेचर पे क्या होना चाहिए, एच टी इज इक्वल टू ए बाई 3 और टी बाई 3 की पावर 3, ये वाला फॉर्मूला निकालना अपने को लास्ट में प्रूव करने के बाद में। देखें किस प्रकार से सोल्व करेंगे हम इसे। यहाँ पे हम लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के थर्ड लॉ से एंट्रोपी की इक्वेशन क्या बनी थी अपनी, तो हम लिखेंगे एच टी इज इक्वल टू 0 से टी की लिमिट में और Cp बाई टी डी टी, ये बनी थी अपनी। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन नंबर 1 में जो अपनी थर्ड लॉ से आई है उसमें हम Cp की जगह ये वाली वैल्यू रख देंगे। तो ठीक है, ये वाली वैल्यू रखने के बाद में अब पता अपने को Cp का, तो यहाँ पे क्या नहीं होता है, Cp कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा, या फिर पहले इसमें वैल्यू रख देते हैं पूरी पूरी। देखिए क्या लिखेंगे, ये टी को उठा के यहाँ इसके साइड में रख देंगे, तो वैल्यू पुट करने पर तो अपने को पता है दिया हुआ है गिवन Cp इज इक्वल टू ए टी की पावर 3 और उसकी पावर क्या है 3, ये वैल्यू रखेंगे हम इस वाले इक्वेशन में। तो क्या बनेगा, इस क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 फॉर्मूले से दी हुई है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो क्या आएगा, एच टी इज इक्वल टू 0 से टी की लिमिट में Cp की जगह क्या रखेंगे अपन, ए टी बाई 3 की पावर 3 और यहाँ है डी टी बाई टी, ये टी यहाँ लेगा डी टी बाई टी के फॉर्म में लिखा देंगे। ये आ गया क्वेश्चन नंबर बन गई 3। अब इसमें ए कांस्टेंट है, 3 भी क्या है कांस्टेंट है, इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होता तो ये समाकलन या इंटीग्रेशन वाले साइन से बाहर लिखे जाएंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए 3 की पावर 3 है तो ये अपने पावर सहित ही बाहर चला जाएगा, ए 3 की पावर 3 यहाँ पे ये लिखेंगे तो ये क्या आएगा टी की पावर 3 इंटू में डी टी बाई टी। अब इसकी एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ पे टी की पावर 2 बचेगा, टी की पावर 2 डी टी। इससे आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा अपना कि एच टी इज इक्वल टू ए अपॉन में 3 की पावर 3 और यहाँ पे बचेगा सोल्व करने के बाद में 0 से टी की लिमिट में टी स्क्वायर डी टी। इसको अपने को यहाँ पे जाके क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए ऐसे होता है सोल्व करने वाला, या फिर अपन 0 से x की लिमिट में और x की पावर 2 dx ऐसे सोल्व करने वाली इक्वेशन होती है। उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो इसको हम सोल्व करते हैं x की पावर 2 x की पावर n मान लें इसको, x की पावर n अपॉन में n प्लस 1 ऐसे सोल्व करते हैं, x की पावर n अपॉन में n प्लस में 1। x की पावर n प्लस 1 आएगी, इसका तो इसकी पावर में तो बना dt का समाकलन करें तो यहाँ पे क्या आएगा t आएगा, इसका तो क्या बनेगा पूरे का x की पावर n और इंटू में हम क्या मान लेंगे t मान लेंगे, तो अक्ष मान लें या फिर, क्योंकि dx का भी क्या बनेगा अक्ष बनेगा। तो ये क्या है इसकी पावर n और ये यहाँ पे पावर कितनी है इसकी t की पावर 2 है और एक के मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे क्या बचेगा t की पावर 3 और नीचे पावर प्लस में 1 पावर 2 है, 2 में एक ऐड करें तो क्या आएगा 3, ये वाला हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। और यहाँ पे क्या है एच टी इज इक्वल टू ए अपॉन में 3 की पावर 3। अब ये करें क्या कि अब इस 3 को तो यहाँ ले लेते हैं, इसकी पावर 3 को यहाँ कर लेते हैं, तो ये वाली पावर 3 है ना 3 की पावर 3 इसको उठा के हम इस ब्रैकेट के अंदर ले जाएं, इसको यहाँ ले जाएं तो क्या बचेगा a की पावर 3 और यहाँ पे क्या आएगा
टी की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर 3। अब ये दोनों के ऊपर 3 है ना पावर, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं ना कि दोनों की होल पावर 3 कर दें, t/3 होल पावर 3, a/3 t/3 की होल पावर 3। प्रूव हो गया अपना यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, सीपी की जो वैल्यू है ये, इसकी क्या है ये सी, इसमें से सीपी निकालें तो क्या बचेगा, एच टी इज इक्वल टू सीपी क्या था, ए अपॉन में ये वाला सीपी था, इस पूरे को यदि हम सीपी लिखे तो उसके नीचे क्या लिखा जाएगा 3। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/3 इंटू सीपी। इसका मतलब है कि एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, परम शून्य ताप पे, जो पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं उनकी एंट्रोपी है वो सीपी की वैल्यू की क्या होती है, 1/3 या 1/3 होती है। यही प्रूव करना होता है। अपने को कई बार क्वेश्चन ऐसे नहीं देखे, ऐसे दे दे कि सिद्ध कीजिए कि परम शून्य ताप पर किसी पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ की एंट्रोपी का मान है वो उसकी सीपी की जो वैल्यू है उसकी 1/3 है वो प्राप्त होती है। तो देखो 1/3 अपने को प्राप्त होगी। यही इस क्वेश्चन में अपने को प्रूव करना था। तो हो गया क्वेश्चन, कई बार आएगा ये क्वेश्चन। देखिए उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और है, नैनस्ट की हीट थ्योरम। नैनस्ट किसी साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपनी ऊष्मा प्रमेय दी थी, वो थर्ड लॉ पे डिपेंड करती है। थर्ड लॉ के बाद में आई थी वो थ्योरम है वो, और इसके जैसे ये लगभग सिमिलर है, स्टेटमेंट लगभग सेम है दोनों का। जो थर्ड लॉ में बताया गया है सेम वही नैनस्ट हीट थ्योरम में बताया गया। देखें नैनस्ट, एक मिनट में देखिए नैनस्ट हीट थ्योरम, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम है नैनस्ट हीट थ्योरम। अपने थ्योरम में इसने ये बताया यदि कोई रिएक्शन हो रही है A + B से C + D, ये रिएक्शन है, यदि इस रिएक्शन में सारे के सारे रिएक्टेंट जितने भी हैं, प्रोडक्ट जितने भी हैं, सारे के सारे क्या है, परफेक्ट क्रिस्टल है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तब हम इस रिएक्शन के लिए क्या लिखेंगे, एंट्रोपी में चेंज लिखेंगे, प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस में रिएक्टेंट की एंट्रोपी। अब जब पता है कि प्रोडक्ट भी क्या है, कंप्लीटली मतलब कि शुद्ध क्रिस्टलीय ठोस है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होती है, जीरो। माइनस में रिएक्टेंट भी सेम ऐसे ही है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इनकी एंट्रोपी भी जीरो। तो डेल एस कितना आ गया अपना, जीरो। यही है नैनस्ट की हीट थ्योरम। आगे समझ में, इस रिएक्शन को देख के लिख लो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट क्या रहेगा कि यदि किसी केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड, या यदि किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट, सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट, यदि किसी केमिकल रिएक्शन में सभी रिएक्टेंट, सभी क्रियाकारक अणु तथा सभी उत्पाद के अणु पूर्ण रूप से क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो उस अभिक्रिया के एंट्रोपी परिवर्तन का मान शून्य प्राप्त होता है। शून्य मिल गया ना, इस प्रकार से इसको हम सोल्व करेंगे। ये भी जीरो, ये भी जीरो, क्योंकि सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एंट्रोपी जीरो। जब सभी की एंट्रोपी जीरो तो एंट्रोपी में चेंज होना ही नहीं है, तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, जीरो। ये था नैनस्ट की थ्योरम। ये स्टेटमेंट लिख के आप एक साइड में इक्वेशन है वो लिख सकते हो। उसके बाद में हम लिखना है फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी, एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। जनरली सिंपल है। एक तो सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट है वो एंट्रोपी को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। फिजिकल स्टेट में हम देखते हैं कि 3 प्रकार की स्टेट होती है, तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक कौन सी होती है, वेपर स्टेट। इन तीनों में हम पढ़ के आए।
इसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो या फिर इंटर एटॉमिक पार्टिकल्स जो भी हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं सिस्टेमेटिक ऑर्डर में, तो इधर उधर गति नहीं करेंगे, डिस्टर्बेंस नहीं होगी, तो इसकी एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। लिक्विड में इसकी कंपैरिजन में जो अपने पास स्पेस होता है ज्यादा मिलता है, इस कारण से इसमें डिस्टर्बेंस होने से यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाएगी, और गैस फॉर्म की एंट्रोपी सबसे ज्यादा इंक्रीज होती है। यदि एक ही अपना कोई है, जैसे H2 मॉलिक्यूल्स है, यहाँ वो आइस की फॉर्म में, यहाँ पे H2 लिक्विड वाटर में है, और यहाँ पे H2 गैस फॉर्म में यानी वाटर वेपर के रूप में, तो H2 तीनों फॉर्म में पाया जाता है, तो इसकी एंट्रोपी है वो तीनों जगह क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। तो सबसे ज्यादा एंट्रोपी कौन सी की होती है, गैस फॉर्म की होती है, उससे कम लिक्विड की, और सबसे कम किसकी होती है, वो सॉलिड स्टेट की होती है। तो ये वाला आपको ध्यान में रखना है। फिजिकल स्टेट किस प्रकार से प्रभावित करते देख लेना, गैस वाले सबसे ज्यादा हुई, क्योंकि गैस वाले में इंटर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस ज्यादा होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन कम होता है, कम अट्रैक्शन होने से इसमें डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, इस कारण से इसकी एंट्रोपी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सेकंड देखें, मास ऑफ पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस, यानी कि पदार्थ के जो पार्टिकल्स या कण है उनका द्रव्यमान किस प्रकार से एंट्रोपी को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ पार्टिकल प्रोपोर्शनल एंट्रोपी। जैसे जैसे उनका मास इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे उनकी एंट्रोपी भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, थर्ड लिखेंगे यहाँ पे डीओएफ ऑफ रोटेशन, डीओएफ ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन कि वो एक मॉलिक्यूल से वो अपने एक्सिस पर कितने प्रकार से रोटेशन कर सकते हैं। इसमें डिग्री ऑफ रोटेशन जितना ज्यादा रहेगा उस मॉलिक्यूल्स में एंट्रोपी भी उतनी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। आसानी से मॉलिक्यूल रोटेट करेगा, इसका मतलब जल्दी से इधर रोटेट कर जाएगा। एक मॉलिक्यूल मान लीजिए एक मॉलिक्यूल्स की डिग्री ऑफ रोटेशन क्या है, 3 है, एक की 2 है, तो कौन सी एंट्रोपी ज्यादा होगी, 3 वाले, क्योंकि ये वाला 3 प्रकार से रोटेट कर सकता है, 3 प्रकार से जल्दी रोटेट होता रहेगा, तो ये वाला 2 प्रकार से कर सकता है, तो डिस्टर्बेंस ज्यादा किसमें हुआ, इस वाले में। इस कारण से जिसका डिग्री ऑफ रोटेशन हो ज्यादा रहेगा उसकी एंट्रोपी का मान भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। फोर्थ देखें इसमें तो वो हो जाएगा वाइब्रेशन या कंपन की बात करें, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, कंपन की आवृत्ति। तो कंपन की आवृत्ति का मतलब है एक मॉलिक्यूल से उस कंपन की आवृत्ति कम है कि ज्यादा है, ज्यादा जिसकी कंपन की आवृत्ति होगी वो जल्दी से ऐसे कंपन करेगा, तो कंपन करेगा तो उसमें डिस्टर्बेंस भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी तो उसकी एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो ये भी क्या है, प्रोपोर्शनल है किसके, एंट्रोपी है। तो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है वो भी एंट्रोपी की क्या है, प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, और इसमें गैस स्टेट की क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। अब ये पांचवा देखिए इसमें प्रभावित करने वाला कारक, तो वो आएगा स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड, स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। देखिए सॉलिड की स्ट्रक्चर दो एग्जांपल लेते हैं, एक तो है कि सॉलिड ऐसा ही है केवल 1D में ही है, दूसरा कैसा है, सॉलिड आपका इस प्रकार से। इन दोनों में से कौन सी की एंट्रोपी ज्यादा रहेगी, हो सकता है इसमें थर्ड लेयर 3 ऐसे बनी तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा रहेगी इस वाले। कारण क्या होता है कि ये सिर्फ 1 डायमेंशन, तो ये दोनों गति कर सकते हैं जाए तो भी, लेकिन ये वाले तो क्या है, क्लोज पैक में है एक दूसरे के साथ। यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ इन दो का ही आपस में क्या अट्रैक्शन है, इस साइड तो इससे कोई अट्रैक्शन नहीं, ना इस साइड ना इस साइड है, तो ये क्या कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ये एक साथ इधर उधर ऐसे इसे गति कर सकता है, तो इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। लेकिन ये वाला क्लोज पैक में है, आपस में एक दूसरे में क्या है, इनके अंदर आपस में एक दूसरे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे जो फोर्स है इंटरन्यूक्लियर या आपस में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, इस कारण से इसकी एंट्रोपी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो हम बोलेंगे वे सॉलिड जिनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, 1D में होती है, उनकी एंट्रोपी ज्यादा, और 2D और 3D वाले स्ट्रक्चर वाले सॉलिड की एंट्रोपी क्या होती है, कम होती है। ये थे एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारक। इसका बाद जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो हम करेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही।